हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे। रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने से पहले नाम बार बार सुनते होगे तुम लोग, रिजिड बॉडी सुना है नाम? रिजिड बॉडी का नाम सुना है? बोलो बेटा। यस सर। किसको कहते हैं? कोई आइडिया? अ ब्लॉक। हाँ, ये एग्जाम्पल हो गया। चलो ऐसे समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी शेप साइज का, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में हर जगह मास है। सपोज इसके किसी दो पॉइंट को देखा मैंने, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये कहीं तो मान लो इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी v है, ये दूसरा पॉइंट कहीं कहीं भी इधर जा रहा है मान लो विथ वेलोसिटी vb। तो ये एंगल मान लो θ1 है और ये एंगल θ2 है। तो पॉइंट ए के वेलोसिटी को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो इधर होगा va cos θ1 और इधर होगा vb cos θ2। आप लोगों को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताया था मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के समय में, याद है? यस सर। तो अगर va cos θ1 की वैल्यू vb cos θ2 के बराबर है फिर तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सब जीरो होगा, है ना? यस सर। बोलो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं, कॉमन सेंस है। तो ये तो जबरदस्ती फिजिक्स की भाषा में बताया मैंने। रिजिड बॉडी का मतलब है अगर कोई बॉडी रिजिड है तो उसके किसी दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन कभी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा, तभी तो रिजिड बॉडी है। जैसे ये पेन है, ये रिजिड बॉडी है, तो इसके दो पॉइंट के बीच का जहां भी जाएगा, चाहे कैसे भी चले, सीधा जाए, घूमे फिरे, ना कुछ भी करे, इसके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं करेगा दो पॉइंट के बीच का, तो वो रिजिड बॉडी है ना? यस सर। तो स्प्रिंग मास सिस्टम रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस एक्सपैंड हो सकता है तो उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो सकता है। समझ आया? यस सर। बोलो बेटा, समझ आया सबको? यस सर। अच्छा, कोई भी रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी में तीन तरह का मोशन पॉसिबल है। रिजिड बॉडी में तीन तरह का मोशन पॉसिबल है। एक जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्योर ट्रांसलेशन मोशन।
प्योर ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या था, कोई भी रिजिड बॉडी अगर ट्रांसलेट करता है, मान लो यही ऑब्जेक्ट कैसे भी, तो हर 2 पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, है ना। कोई भी रिजिड बॉडी अगर ट्रांसलेट करता है मतलब उसका हर पॉइंट ट्रांसलेट करता है Yes, sir. Yes, sir. है ना। मतलब रिजिड बॉडी के हर पॉइंट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब हमेशा सेम है, समझ रहे हो। Yes, sir. तो वो है ट्रांसलेशन मोशन जो कि आप सीख चुके हैं। दूसरा प्योर रोटेशनल मोशन, जो कि अभी हम लोग सीखेंगे। प्योर रोटेशनल मोशन जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और तीसरा कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। अच्छा, सर हाँ बोलो बेटा। सर आप एक बार मोशन इन रिजिड बॉडी वापस से बता सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने कहा एक रिजिड बॉडी में 3 टाइप के मोशन पॉसिबल है। एक प्योर ट्रांसलेशन मोशन, तो अभी तक जो आप मोशन पढ़ रहे थे ना इस चैप्टर से पहले तक, वो ट्रांसलेशन मोशन ही था। जैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ पर जा रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ पर जा रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट जा रहा होता है। जैसे ये मार्कर कैसे भी चलेगा तो इसका हर पॉइंट चलेगा, यस मतलब सर। every 2 point of a system of particle will have same velocity। यस सर। तो ये था प्योर ट्रांसलेशनल मोशन जो पढ़ रहे थे। दूसरा प्योर रोटेशनल मोशन जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये मार्कर अपनी जगह मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, तो इसमें हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं है, अलग अलग है। जो पॉइंट एक्सिस पर है उसकी 0 है, जो एक्सिस से जितना ज्यादा दूर है उसकी स्पीड उतना ज्यादा है ना। यस सर। तो ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में वैसे। और तीसरा कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन, कि ये ऐसे ऐसे भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। समझ अच्छा, गए? जैसे सिलेंडर घूम रहा हो और नीचे जा रहा हो एक पाथ पे। क्या बोल रहे हो? सर कंबाइन मतलब वही ना, जो सिलेंडर एक पाथ कंबाइंड पे मतलब नीचे। जैसे जैसे 1 मिनट समझ लोगे, जैसे कार का टायर है तो वो अपने एक्सिस के बाद रोटेट भी करता है और आगे भी जाता यस सर। है ना। तो कार के सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन भी हो, पूरे बॉडी का ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। यस सर। समझे मेरी बात? यस सर। बोलो बेटा, पक्का? या फिर कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेशन का एक एग्जांपल ये भी बता सकते हैं कि सपोज कोई एक लैडर है और ये लैडर गिर रहा है, मतलब अभी यहाँ था, थोड़ी देर के बाद यहाँ होगा। थोड़ी देर के बाद यहाँ होगा। तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, नीचे भी आ रहा है और घूम भी रहा है। समझ गए? यस सर। इसका देखेंगे आप तो रोटेशन भी है और ऊपर से नीचे आ रहा है, ट्रांसलेशन भी है। पक्का? यस सर। तो इस 3 के अलावा कोई और मोशन नहीं हो सकता है। दूसरा एग्जांपल जो मैंने दिया था, सपोज कार के टायर का, ये मान लो कार का टायर है, ये अपनी जगह घूम भी रहा है ओमेगा स्पीड से
और ये आगे भी जा रहा है v से, तो ये भी कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन हो गया, है ना। समझ गए। यस सर। अच्छा, मास क्या था? मास इनर्शिया है, न्यूटन्स लॉ में पढ़े होंगे। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। यस सर। So mass is a measure of इनर्शिया। तो वो जो इनर्शिया हम लोग बोलते हैं ना, और इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स मोशन। हाँ, तो मेंटेन इट्स मोशन जो कहते थे, एक्चुअल में हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहते थे। तो ट्रांसलेशनल मोशन का, एक मिनट, सो मेजर ऑफ इनर्शिया इन ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। ये तो सबको मालूम है। ये सबको मालूम है ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। अच्छा, तो इनर्शिया का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी में रहेगा, उसी में रहने की टेंडेंसी होती है, उसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। बट जाने अनजाने में जो मोशन की बात कर रहे थे कि अपने मोशन में ही रहेगा, वो मोशन उसका ट्रांसलेशनल मोशन था। तो ये न्यूटन्स लॉ में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम जब देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट दो तरह का मोशन कर सकता है, या तो ट्रांसलेट कर सकता है या रोटेट कर सकता है। तो ट्रांसलेशनल में जो इनर्शिया है उसको तो मास कहते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट का जो रोटेशनल इनर्शिया है उसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। तो ये आज आपको एक नया टर्म सीखेंगे, रोटेशनल इनर्शिया। सो रोटेशनल इनर्शिया को हम लोग फिजिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो अगले कुछ लेक्चर तक, 2-3 लेक्चर तक हम लोग केवल और केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है? यस। है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉपर डेफिनेशन और फिर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सब हम लोग शायद अगले 2-3 लेक्चर तक पढ़ें। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ।
Done, sir. हो गया सबका? Yes, sir. आगे बढ़े? सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, अगले 2-3 लेक्चर तक हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन को सीखेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसा मैंने कहा कि ये रोटेशनल इनर्शिया है। रोटेशनल इनर्शिया का मतलब है कि जैसे किसी भी इनर्शिया का होता है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में आप चेंज करो तो वो उसका रेजिस्टेंस करता है। ठीक है? सो it is a resistance offered by a rigid body to length. क्या लगा? Rigid body. Resistance offered by a rigid body for any change in its rotational motion. ट्रांसलेशनल मोशन में ये काम किसका था? ट्रांसलेशनल मोशन में ये काम कौन करता था? inertia, मास, है ना? सिमिलर टू मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। इनर्शिया का मेजरमेंट क्या था? मास ही था ना?
जिसका मास ज्यादा होता था उसको हम लोग कहते थे उसका इनर्शिया ज्यादा है, यही है ना? Yes, sir. क्लियर है? ये डिपेंड करता है 3 चीजों पे। फर्स्ट, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, ठीक है। दूसरा, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पर। और तीसरा, मास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में फर्क क्या है? सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट मास सर्कल पर घूमता रहता है, तो वो ट्रांसलेशन है, वो रोटेशन नहीं हुआ ना। हाँ जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूमता है तो उसमें 2 तरह के मोशन होते हैं। एक तो सर्कुलर पाथ पर सन घूमता रहता है, केवल ये हुआ ट्रांसलेशन। और दूसरा, जब अर्थ घूमता रहता है सन के चारों तरफ, तो वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता रहता है साथ ही साथ। तो अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट घूमना, ये हुआ रोटेशन। और उसका सर्कुलर पाथ में केवल चलना, वो हुआ ट्रांसलेशन। तो सर्कुलर मोशन ट्रांसलेशन है, रोटेशन नहीं है। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो पहले कोई अगर पॉइंट मास है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले देखते हैं, फिर सबका। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, लिखना मत, 2 मिनट पहले समझ लो सब। सपोज ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये कोई पॉइंट मास है। तो ये पॉइंट मास अगर ये आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है mr², ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर जो एम है वो थोड़ी ना वो ऑब्जेक्ट है जो रोटेशनल मूवमेंट कर रहा है। हाँ, कर रहा है। अच्छा, एम ऑब्जेक्ट है जो रोटेशनल मूवमेंट कर रहा है। हाँ, m एक पॉइंट मास है जो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। एक्सिस और सेंटर में फर्क समझ आता है? देखो यस कैसे। सर। जैसे अब समझो कि ऐसा कोई शेप साइज मैंने बना दिया, तो इस शेप साइज में तो इनफाइनाइट मास है। तो यस सर। कोई एक मास मान लो यहाँ पर है m1, जो सेंटर एक्सिस से r1 डिस्टेंस पर है। ये कोई दूसरा मास है m2, जो एक्सिस से r2 डिस्टेंस पर है। ये कोई तीसरा मास है m3, जो एक्सिस से r3 डिस्टेंस पर है। तो इस रिजिड बॉडी में ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर और बहुत सारे पॉइंट मासेस हो सकते हैं, यस है सर। ना, जो एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पर है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, सेकेंड वाले में, अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ m1, या समेशन छोड़ दो अभी बाद में।
हमेशा नेक्स्ट के बाद तुम लोग तुम m1 r1 स्क्वायर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m2 r2 स्क्वायर दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m3 r3 स्क्वायर ये तीसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐड कर देंगे। जैसे एक मास होता था तो m और एक के ऊपर दूसरा मास, दूसरे के ऊपर तीसरा मास, तो टोटल मास m1 प्लस m2 कैसे ऐड करते थे, वैसे ही इस सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा। आई बात समझ में? तो बोलो सेंटर ऑफ मास का है, क्या सेंटर ऑफ मास का इनर्शिया कहाँ सेंटर ऑफ मास का किया? m1 r1 अच्छा सॉरी m1 r1 स्क्वायर सेंटर ऑफ मास होता था। सॉरी m1 r1 सॉरी। तो ये जो पहला एग्जांपल था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो है सिंगल मास सिस्टम का, ये जस्ट डेफिनेशन के लिए है। ये जो बी है ये मल्टीपल मास सिस्टम का हुआ। अच्छा, इसी को ऐसे सोचो, यही रिजिड बॉडी मेरा अगर जैसे ऊपर बी वाले एग्जांपल में 3 ही मास है ना, 3 4 5 जितना भी है मुझे पता है। यही अगर कंटिन्यूअस बॉडी है मतलब मास थ्रू आउट द वॉल्यूम है, तो अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी है और ये कोई भी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कहीं से भी पास कर सकता है, तो इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस होंगे। तो कोई एक मास मैंने मान लो यहाँ पर ले लिया dm और इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r है, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ dm इंटू r स्क्वायर, यही होगा ना? Yes, sir. तो ये जो थर्ड एग्जांपल है ये हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी के लिए यूज करेंगे। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर जो डिस्टेंस होता है रोटेशनल एक्सिस से वो हमेशा सेम ही होता है एक पॉइंट मास का। हाँ, एक मास का सेम ही रहेगा ना, वो अगर चेंज हो गया फिर तो रिजिड बॉडी है ही नहीं। ओके सर। अब रिजिड बॉडी का डेफिनेशन पढ़ा था ना। यस सर। तो अगर सेपरेशन चेंज हो रहा है किसी दो पॉइंट के बीच में, मतलब रिजिड बॉडी है ही नहीं ना। यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इस तीनों में से कोई भी मास हो, 2-3 चीज ध्यान रखो। पहला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग आई कहते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है ना? यस सर। अच्छा, दूसरा, क्या बताने वाला था भूल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट अगर देखोगे तो क्या होगा? mr स्क्वायर। तो kg मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होगा, यस सर। है ना? पक्का? Yes, sir. यस सर। एक और कॉमन सेंस से देखो, अगर किसी भी पॉइंट किसी भी मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पर अगर हम मास को ऊपर या नीचे कहीं भी शिफ्ट करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क, कोई चेंज नहीं आएगा। Yes, sir. यस सर।
So moment of inertia of a mass will not change if a mass is shifted parallel to axis of rotation. होगा ऐसा? सर क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल कहीं भी मास को ऊपर नीचे ले जाओ तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, यस सर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा, यस सर। है ना? जल्दी से तो कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर पर अगर हम उसके पैरेलल लेके जाएंगे तो हम उसको कहाँ पे रखते तो उस हिसाब से रेडियस चेंज तो होगा। कैसे चेंज होगा? किसी एक लाइन से पैरेलल तुम कहीं भी जाओ तो डिस्टेंस कैसे चेंज होगा? जितना ऊपर लेके जाएंगे पैरेलल में तो डिस्टेंस तो अरे तो किसी भी लाइन से डिस्टेंस पॉइंट का चेंज होता है क्या? किसी भी लाइन के पैरेलल पॉइंट को कहीं भी मूव करो तो डिस्टेंस चेंज होगा क्या? दो पैरेलल रेलवे ट्रैक है तो एक रेलवे ट्रैक के ऊपर तुम कहीं भी जाओगे दूसरे रेलवे ट्रैक से उसका डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं सर। समझा? यस सर। सर यूनिफॉर्म मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। हाँ, किसमें? सर यूनिफॉर्म मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे जीरो होगा? ऑब्जेक्ट रोटेट करे नहीं करे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कुछ होगा ना। जैसे किसी ऑब्जेक्ट चले नहीं चले उसका मास जीरो थोड़े ना हो सकता है। सर आपने वो क्या लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सी वाले पार्ट में, फॉर के बाद सी वाला पार्ट कौन सा है बेटा? हाँ, फॉर कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी। सर रेस्ट पे होगा तभी भी इनर्शिया होगा। हाँ होगा ही ना, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहे तो उसका मास थोड़ा ना हो जाएगा, मास रहता ही है ना।
है ना, ऑब्जेक्ट के मोशन से लेना देना नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ऑब्जेक्ट का मोशन हो ना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट है तो है। Done, sir. हो गया, आगे बढ़ूं? सबका हुआ? बोलो। सर खाली लास्ट के 2 पे लिखो लिखो। डन सर।
हो गया सबका? आगे बढ़ूं? यस सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फंडामेंटल फॉर्मूला तो समझ आ गया आपको कि mr² होगा। तो जहां पॉइंट मास होता है वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में दिक्कत नहीं होती है। जहां पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में दिक्कत होती है ना? ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में देखो वो फॉर्मूला बताया था मैंने, उसके हिसाब से मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन सिंगल मास सिस्टम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में कोई दिक्कत होता नहीं है। तो कुछ सिंगल मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या पॉइंट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये करके दिखाइए मुझे। ये क्वेश्चन करके दिखाओ।
सर फर्स्ट वाले पार्ट का 18L स्क्वायर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है बेटा? सर फर्स्ट वाले का किया उसका 18L स्क्वायर आ रहा है। फर्स्ट का 18 m², सेकेंड का सर सेकंड का करना अभी बाकी है। दोनों कर लो, बट फर्स्ट का भी गलत आंसर आ रहा है। 9/2 L स्क्वायर। नहीं बेटा, L² केवल कैसे होगा, मास भी होगा साथ में ना। So 15 ml square. किसका बोल रहे हो, ए और बी का? A का 15 ml square. नहीं बेटा, सर सेकंड वाले का 5ml स्क्वायर बाय 4 आ रहा है। नहीं, सेकेंड वाला भी शायद गलत आ रहा है। चलो सॉल्व कर देता हूँ, देखो किसी का नहीं आया। देखो इधर, 3 light rods each of length 12 are joined to form a triangle। तो कैसा वाला ट्रायंगल बनेगा? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो ये डिस्टेंस भी 12 है, ये डिस्टेंस भी 12 है, और ये डिस्टेंस भी 12 है, और लाइट रॉड है, मतलब रॉड के खुद का मास नहीं है ना? Yes sir. अच्छा, 3 particles ABC of mass m, 2m and 3m are fixed on the vertices of triangle। तो ये m हो गया, यहाँ पर 2m हो गया, और यहाँ पर 3m हो गया। मतलब 3 मास है, यहाँ पर m, यहाँ पर 2m और यहाँ पर 3m। Find the moment of inertia of resulting body about an axis passing through A perpendicular to the plane ABC। तो देखो, यहाँ से पास करता है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC, मतलब ये जो तुम्हें स्क्रीन दिख रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। नहीं समझे? Yes हाँ sir. सर वो तो समझ। जैसे इस टेबल पर अगर 3 मास है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे जा रहा है, टेबल के परपेंडिकुलर है। Yes sir. समझ रहा है? मतलब इस डायग्राम में अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, मतलब ये जो नोटबुक है ना इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। समझा? सर ए से टच होके जा रहा है। लिखा है ना, पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC। ओके सर। सर मैंने सेंटरॉइड ले लिया था। हाँ तो गलत ले लिया था ना, पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर, माने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ए का डिस्टेंस 0, तो Yes, m sir. इंटू 0 का स्क्वायर, बी का 2l
दैट इज 2m इंटू 12 का स्क्वायर, c का भी 12, तो दैट इज 3m इंटू 12 का स्क्वायर, एज सिंपल एज इट। So मैंने 12 cos 30 लिया। तो ये कितना हो गया, 8 ml स्क्वायर हुआ। और नेगेटिव 12 होगा ना, क्या नेगेटिव 12 होगा ना क्या नेगेटिव 12? सर, वो ए बी। नेगेटिव 12 क्या होगा, डिस्टेंस नेगेटिव होता है क्या? बताओ। आया समझ में एक आंसर? यस सर। बी खुद कोशिश करोगे या मैं कर दूं? एक सेकंड करें। हाँ कोशिश करो जरा खुद से, हो गया तो ठीक है। जैसे एक करके दिखाया वैसे ही बी कोशिश करो। Sir, 5 ml square. 5 ml स्क्वायर, हाँ सही है, वेरी गुड। हाँ सर, 5 ml स्क्वायर। डन सर। हो गया, बी पार्ट आ गया सबको, 5 ml स्क्वायर। यस सर। किसी को बताने की जरूरत है कि नहीं? आ गया? यस सर, आ गया। वेरी गुड। तो बी में बताने का ऐसे ही आंसर लिख दिया। आगे बढ़े? यस। एक और कोशिश करो। सिमिलर है कि ये क्वेश्चन कोशिश करो।
डन सर। क्या आंसर आया? ma² by 2। नहीं, गलत है। नहीं सॉरी 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 सर, 2ma²। हाँ, सही है, 2ma²। Yes, sir. 2ma². सबका आया आंसर 2ma²। आगे बढ़ूं? बोलो, सबका आया या बताने की जरूरत है? सर बताओ। बताऊं? Four particles, each of mass m, are kept at corner of square of edge A। तो ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड लेंथ A है। और चारों मास कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और सबका मास m है। तो ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है, और ये भी m है। ठीक है। Find the moment of inertia of system about the line perpendicular to the plane of a square and passing through center of a square। तो center of a square ये हो गया, ये हो गया सेंटर। बोलो। Yes, sir. और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट से पास करता है और परपेंडिकुलर है प्लेन के। मतलब जैसा पिछली बार बताया था वैसा, समझ रहे हो? स्ट्रेट मतलब लाइन होगा ना। ये अगर स्क्वायर साइज है, स्क्वायर है मोबाइल अगर, तो ये जो लाइन है मार्कर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ। यस आया सर। ना? तो हर कॉर्नर से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस कितना होगा? Diagonal का half. a/2। डायगोनल का आधा। a/√2। डायगोनल का आधा होगा। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये चारों इक्वल होगा डायगोनल का आधा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. √2a, तो √2a/2, दैट इज a/√2 होगा ये चारों डिस्टेंस। होगा। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? 4 टाइम्स m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। So answer will be 2ma², as simple as this। सर कहाँ से डिस्टेंस लेना वो नहीं समझ आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा? तो इंग्लिश है, फिजिक्स थोड़े ना है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट अ लाइन, पढ़ो, अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ a स्क्वायर। तो ये लाइन का मतलब इंग्लिश में तो समझना पड़ेगा ना। तो ये तो विजुलाइज करना पड़ेगा कि एक्सिस क्या बता रहा है। बोलो।
आगे बढ़ो। Yes, sir. चलो, moment of inertia of a uniform rod about perpendicular bisector. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वर्ड समझ आ रहा है? Yes, sir. तो ये आपको ढूंढना है। जैसे मतलब ये हुआ कि ये अगर रॉड है तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका इसके परपेंडिकुलर है और यहाँ से पास करता है। समझ गए? Yes, sir. तो ये एक रॉड है जिसका लेंथ L है मान लो, और इसका मास M है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है। कोशिश कर सकते हो? Yes, sir. करो।
सर ml/8 है क्या? क्या आंसर बोले बेटा? ml/8। एक तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया ना। ml/8 का डायमेंशन क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर हुआ क्या? नहीं हुआ ना? नो चलिए सर। मैं करके दिखाता हूँ। इधर देखिए, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेज हैं, यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा dx थिकनेस का रॉड ले लेते हैं, ठीक है? तो इस dx थिकनेस के रॉड का मास dm क्या होगा? तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx ऐसा होगा। मास सर। पर यूनिट लेंथ क्या होगा? तो m/l, तो m/l इंटू dx, ये dm हो गया। तो केवल इस छोटे से पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, इसको हम लिख सकते हैं dm इंटू एक्स स्क्वायर, लिख यस सकते हैं। दैट इज m/l एक्स स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो m/l इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx, और x का लिमिट क्या होगा? L/2। एक तो 0 से l/2 करेंगे तो डबल करना पड़ेगा, तो एक तरीका हो सकता है हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 to l/2, और नहीं तो -l/2 से +l/2। Yes, sir. जिस पॉइंट से हमने डिस्टेंस लेना शुरू किया है, इस रॉड को पूरे लेंथ को कवर करने के लिए मुझे राइट में l/2 जाना पड़ेगा और लेफ्ट में l/2 जाना पड़ेगा। यस तो सर। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -l/2 से +l/2, यस तो ये हो जाएगा m/l, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³/3 होता है। लोअर लिमिट -l/2, अपर लिमिट +l/2। तो वैल्यू पुट करके देखो, ये आ जाएगा ml²/12, ठीक है? यस। और ये आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है, ये आपके लिए फॉर्मूला है, ठीक है? यस सर। ये आपको याद रखना है एज अ फॉर्मूला, कॉपी कर लीजिए। Sir, वो ml²/12 है। क्या? ml² क्या है? 12 है ना? 12 खुद वैल्यू पुट करके देखो क्या आता है। हाँ सर, 12 आ रहा था। आ रहा है, वेरी गुड। आगे बढ़े। एक मिनट। हो गया सबका? नहीं सर, जल्दी बोलो। हाँ सर। नो सर, एक सेकेंड।
सर वो जो प्लस L/2 है वो DI के साथ है या I के साथ है? क्या? प्लस L/2 जो आपने लिखा है। अरे ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, -L/2 से +L/2, ये इंटीग्रेशन का लिमिट है। यस सर यस। लेकिन आपने बोला था डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, क्या बोला? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता ना सर। तो ये डिस्टेंस थोड़ा ना है यहाँ पर, ये डिस्टेंस नहीं है, ये तो x का रेंज है। अगर ऐसा मन करे तो -L/2 से +L/2 तक लेने में दिक्कत है तो 0 से L/2 ले लो, और जो रिजल्ट आए वैसा ही इधर भी है, उसको डबल कर दो, फिर भी यही आएगा। हाँ सर। आगे बढ़े। अब ऐसा ही कोशिश करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड about moment of inertia of a uniform rod about an axis passing through one of its ends and perpendicular to it. या इतना लंबा सेंटेंस क्यों लिखे? पासिंग अबाउट यूनिफॉर्म रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस, ऐसा कर देते हैं, अबाउट जगह कम है इसलिए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, बड़ा कौन लिखेगा? समझ आया? विजुअलाइज हुआ? एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? Yes, sir. तो कोशिश करो खुद से, तो हो जाना चाहिए, सिमिलर है। ml²/3 आएगा। हाँ सर, मुझे भी वही आ रहा है।
बोलो क्या आंसर आया? ml square by 3. ml स्क्वायर बाय 3. 3। वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये रॉड है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना? यही कहानी है। Yes, sir. लेंथ ऑफ रॉड L, मास ऑफ रॉड M पकड़ लो। तो सिमिलरली यहाँ से x डिस्टेंस पर अगर हम dx लेंथ ऑफ रॉड ले तो ये एक पॉइंट मास हो गया। इस पॉइंट मास का मास क्या होगा? लैम्डा इंटू डी एक्स, दैट इज m by l dx। ये dm होगा। Yes, sir. तो केवल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो di is m अपॉन l x स्क्वायर dx, ऐसा होगा। तो टोटल Yes. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसको 0 to इंटीग्रेट कर x. दें। इसका L लिमिट 0 ऑफ to इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 to x. 0 to l। तो ये हो गया m by l इंटू l क्यूब बाई 3। तो I मिल गया ml स्क्वायर बाई 3। Yes, sir. आया समझ में? तो ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है ना? Yes. क्या सबने? Sir, okay, sir. हो गया? Yes. अच्छा एक चीज देखो जरा, ऐसे ही समझने के लिए समझ दिखाता हूँ। अगर आप लोग मेरी बात समझ गए तो ठीक है, थोड़ा सा लाइफ आसान हो जाता है। अभी इससे पहले जो हमने किया था, अभी इससे पहले मैंने इस एक्सिस के अबाउट निकाला था, याद है? Yes, sir. ये l/2 और इधर एक दूसरा कलर कर देता हूँ, ये l/2 है ना? ऐसे Yes, भी sir. सोच सकते हो कि जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसका मास आधा हो गया m/2, जो रेड वाला पोर्शन है इसका मास हो गया m/2। सोच सकते हो ऐसा? Yes, sir. तो ml स्क्वायर वाले बाई 3 वाले फॉर्मूला से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर बाई 3, मतलब m/2 इंटू l/2 का स्क्वायर अपॉन 3, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो। Yes, sir. तो ये ml स्क्वायर बाई 24 होगा।
Yes, sir. सिमिलरली ये I2 भी उतना ही होगा ml²/24। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का सम होगा। बोलो। Yes, sir. दैट इज ml²/12 होगा जो पहले किया था। है समझ में? डिराइव Yes. करके भी तो वही आया था ना। समझे कुछ? Yes, sir. तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट, अब ये परपेंडिकुलर था, मान लो ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर नहीं हो, परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इन जनरल कैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है का मतलब ये हुआ, रुक जाओ, कि सपोज ये मेरा रॉड है, यार रुको, रॉड को सीधा बनाने से अच्छा है कि मैं आपके सब प्रोटेक्शन को सब सीधा बना दूं, उसको थोड़ा, मतलब ये हुआ कि सपोज ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये डॉटेड लाइन, और रॉड का एक एंड इसी से पास करता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब समझो तो ऐसा है कि ये रॉड है, इस रॉड का लेंथ L, इस रॉड का मास M, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये रॉड, इसके बीच का एंगल कुछ मान लो थीटा है समझ में? Yes, sir. तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये बताइए सॉल्व करके, कर लोगे, खुद कर लोगे तुम लोग।
डन सर। बोलो क्या आंसर आया? सर कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मेरे को आंसर आया ml² ब्रैकेट में माइनस cos x प्लस 3। नहीं गलत है। ml square sin cube theta by 3. थोड़ा सा गलत है बेटा, तुम्हारा थोड़ा सा गलत है। और कोई, और किसी को आया? चलो देखो, इधर होना चाहिए था सब कुछ वही है जैसा पहले कर रहे थे। यहाँ से एक डिस्टेंस पर अगर हम dx लेंथ ऑफ रॉड लेते हैं तो इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? x sin थीटा। x sin थीटा होगा। तो ये डिस्टेंस हो गया x sin थीटा। तो इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, ये हम लिख सकते हैं dm इंटू x sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो। यस। इसमें क्या है कि हर पॉइंट मास का एक्सिस से डिस्टेंस अलग अलग है ना। तो जो हमने लिया है एक डिस्टेंस पर, इसका सेंटर ऑफ मास सॉरी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस x sin थीटा होगा ना। यस सर। तो इसको हम लिख सकते हैं di इज इक्वल टू dm, दैट इज m by l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मेरा हो जाएगा m by l साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to l। होगा ऐसा? बोलो। Yes, sir. यस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m l स्क्वायर अपॉन 3 साइन स्क्वायर थीटा। होगा ऐसा? बोलो, होगा ऐसा? Yes, Yes, sir. sir. तो ये आप एज अ फॉर्मूला याद कर लो। क्लियर है सबको? सर साइन स्क्वायर थीटा आपने बाहर निकाला क्योंकि वो कांस्टेंट है इसलिए। हाँ, थीटा कांस्टेंट है ना।
Yes. कहाँ रॉड का एक्सिस से एंगल चेंज हो रहा है क्या? No, sir. मतलब थीटा कांस्टेंट है। हो गया? Yes, sir. ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Thank you. बाय। Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. बाय।